वेलकम फॉर यू SCS क्लासेस। यदि आप यूपी SC पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए। और आज जो डेट है 6 सितंबर डेट है, जो कि आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाली का आपका पेपर होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट आप पूरा लगाएं, आपको इसी क्लास से आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट आपके लिए देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। चलिए शुरू करते हैं क्लास के लिए। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? तब आपका जवाब होगा जय सिंह। ये वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब है तब आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में आप कमेंट करते चलें और आपको बताना है कि अंत में कि आपके कितने प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में से ठीक हुए थे। इस क्लास में आपके लिए GK, रीजनिंग, इंग्लिश के प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं इस क्लास में। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको इसमें बताना सम्मिलित नहीं है। तब आपका जवाब होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब यही होगा कि अजमेर कोवल अल इस्लाम, जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका सम्मिलित नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न में पूछा गया कि सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी, ऐसी ही सूची आपके यूपी SC पैट के पेपर में आज आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको अब क्या करना है, इसमें अब आपके लिए क्या करना है, आपको इसमें सम्मिलित करना है। क्या करना है? सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो करिए सम्मिलित। इसके लिए कमेंट करें आप लोग, आपका इसका क्या सही जवाब आया। तो देखिए, जो आपका अष्टाध्यायी था, क्या था? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के कौन लेखक हैं? पाणिनि लेखक हैं इसके। अष्टाध्यायी के आपके लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि। तो इस तरह से आपका ए का हो जाएगा 4। इसी तरह से आपको पेपर में भी इसी तरह से आपको मैचिंग करना है। तो ए का आपका हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 4 वाला, ए का आपका 4 वाला हो जाएगा। और महाभाष्य के कौन हो जाएंगे? महाभाष्य के आपके हो जाएंगे पतंजलि। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा तीसरा वाला। आप देखते हैं निरुक्त का कौन होगा? तो निरुक्त का हो जाएगा यासक। तो इस तरह से सी का आपका हो जाएगा पहला वाला। और चौथे का जो वार्तिक लिखा है इसका हो जाएगा आपका कात्यायन। तो इस तरह से आपका डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा दूसरा वाला। और ये आपके कौन से वाले ऑप्शन में मैच खा रहे हैं? ये आपका जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आप मैचिंग जब करते हैं तो कभी कभार मिस्टेक होने के कारण दूसरा आंसर निकल आता है। इस बात का आज आप पेपर में विशेषकर ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो शासक थे? तो देखिए, चंद्रगुप्त था, वो भी आपका बौद्ध धर्म का था। चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था? चंद्रगुप्त आपका था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और आपका दशरथ किसके अनुयायी? अशोक आपका किसका था? अशोक आपका किसका था? अशोक आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो देखिए, इसमें जो आप ये बौद्ध धर्म आप इसमें देख रहे हैं चंद्रगुप्त ना होकर के, यहाँ पर इसमें चंद्रगुप्त ना होगा, आपका अशोक हो जाएगा। और आपका कौन सा हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग। और आपका इसका सही जवाब क्या होगा? और आपका हो जाएगा आपका दशरथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशरथ। इस तरह से आपका 2 और 4 वाला जो जिस ऑप्शन दे रखा है यही आपका सही जवाब होगा। इस तरह से डी वाला जो ऑप्शन आपका होगा यही आपका सही जवाब होगा। जो चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था, आप जरा कमेंट करके बताएंगे चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सतव्रत ब्राह्मण संबंधित है। जो आपका सतव्रत ब्राह्मण है ये आपका किससे संबंधित है? कमेंट करें आप लोग। सतव्रत ये आपका किससे संबंध है? तो आपका जवाब हो जाएगा यजुर्वेद से संबंध है इसका। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की सिद्धांत रूप में निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार की गई थी। तो किस वर्ष यह स्वीकार की गई थी? तो आपका जवाब होना चाहिए 1853 में। पहले
क्योंकि इसे स्वीकार किया गया, जिसे आप IS के नाम से आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। तो ये किसकी आयोजक थी? तो आपका जवाब होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा सिंगापुर में इन्होंने उद्घाटन किया था। इसी तरह के प्रश्न आपके पाठ के पेपर में देखने को मिलेंगे। आप पेपर को साइड को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो आपका जवाब इसमें होना चाहिए सूर्यसेन चटगांव केस। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि आज आपका पेपर है 6 सितंबर है, और यहीं पर आपके लिए सटीक आंसर के साथ आपके लिए एनालिसिस कराया जाएगा सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेरता किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? आपका जवाब होना चाहिए चार्ल्स मेडकॉफ के लिए, जो कि 1215 में इसका शासनकाल था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी का उदाहरण है। तो मृत घाटी का उदाहरण पूछा गया है। आपका जवाब होना चाहिए रिफ्ट घाटी। आपको क्वेश्चन को एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो आपको प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के उपरांत आपको उसका जवाब देना सटीक बिल्कुल, और क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े, उसके उपरांत ही जवाब दें, कहीं आप जल्दबाजी में गलत ना कर दें। चलिए अगला आगे, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। पर्वत का नाम पूछा गया है। आपका जवाब होना चाहिए पेरिनीज। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट संचित का भंडार है? आपको इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन करता है वह कौन सा देश करता है। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। डी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? किसका पूछा गया है? बद्रीनाथ का। तो आपका जवाब होना चाहिए अलकनंदा। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो उरुग्वे है जी किससे संबंध है? तो आपका जवाब होना चाहिए WTO से। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या की कमी आई है? तो कमी पूछी गई है, तो आपका जवाब होना चाहिए नागालैंड में कमी आई है। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? जरा आप कमेंट करके बताएं नागालैंड की कैपिटल क्या है। हो सकता है आपसे यह पूछ ले कि नागालैंड की कैपिटल क्या है। अगला है कि निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना के प्रारंभ में व्यवस्थित नहीं करता है? तो आपका जवाब होगा ठेकेदार। डी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो रबी फसल पूछी गई है, तो आपका जवाब होगा सरसों, जो कि एक रबी फसल नहीं है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रुपए का वह मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया था। तो इसका अवमूल्यन कब किया गया था? इसका अवमूल्यन किया गया था 1991 में इसका अवमूल्यन किया गया। इस तरह से आपका ए वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए सीमा कर। उस पर क्या लगाते हैं? सीमा कर लगाते हैं। अगला है कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो विषय पूछे गए, तो आपका जवाब होगा 29 विषय हैं इसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि अभी तक जो भी भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक नहीं किए, तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले सटीक एनालिसिस आपके लिए कराया जाएगा। जैसे ही आपका पेपर समाप्त होगा उसके उपरांत आपके लिए जस्ट आपके लिए यहाँ पर एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन व्यवस्था करता है? इनकी नियुक्ति की व्यवस्था कौन करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर PV राजमन्नार समिति गठित की गई थी। तो ये किस राज्य में गठित की गई थी? तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु में गठित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये कौन से पार्ट में किया गया है? तो आपका जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो विदेश नीति पूछी गई है, तो आप फटाक से जवाब देंगे अनुच्छेद 51। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्लू विषाणु है, तो विषाणु पूछा गया है, आपका जवाब होगा H5N1। क्या चीज? H5N1। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है, तो खनिज पूछा गया है, तो आपका जवाब होगा पोटेशियम। अगला है कि निम्नलिखित में से मुक्ता किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है, तो C10 नंबर पूछा गया है, आपका जवाब होगा डीजल में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है, कृत्रिम वर्षा में पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड से क्या करते हैं, कृत्रिम वर्षा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए आयन मंडल, इसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि इसमें आपको क्या करना है, मैथ का क्वेश्चन है। प्रश्न है कि रूट अंडर रूट 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो आपको इसमें क्या करना है, जब रूट हटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा इसका, जब आप इसे करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा आपका 12 आंसर आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह नहीं, इसलिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, इसलिए सॉरी आपसे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, तो युग पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए भारतेंदु युग। अगला है कि एक करेला डैश लोकतिक पूर्ण करे, तो इस युक्ति को आपको पूर्ण करना है, तो आपका जवाब होना चाहिए दूजा नीम चढ़ा। क्या चीज? दूजा नीम चढ़ा। तो इस तरह से आपका जो डी वाला ऑप्शन होगा, यदि आपका जवाब होगा तो यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सदैव संधि में संधि है, तो सदैव में संधि पूछी गई है, आपको अच्छी तरह से आती होगी, तो आप इसका जवाब देंगे वृद्धि संधि। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो आपको इसमें क्या बताना, शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध आपका हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। डी वाला ऑप्शन यदि जवाब आपका होगा तब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। अनुचित जोड़ा आपको पहचानना है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए शिष्ट का परिशिष्ट। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपका सी वाला ऑप्शन यदि आपका आंसर रहा होगा। अब आपका ये पैसेज आ चुका है, जो कि इस पैसेज के उपरांत आपके लिए इंग्लिश के प्रश्नों के आंसर रिप्लाई करने होते हैं। पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके उपरांत जवाब दें, आसानी से जवाब इसमें इसके पैसेज में ही छिपे रहते हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं, पैसेज से क्या संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि व्हाट सेट्स हिम अपार्ट ऑफ अदर एथलीट्स, तो आपका जवाब इसमें होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए हर कॉन्फिडेंस। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसमें ग्रामेटिकल इसमें एरर दे रखा है, वो आपको सही वाला ऑप्शन आपको इसमें बताना है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, द वेदर आउटसाइड वाज extremely pleasant and hence we decided to, तो यहाँ आपका क्या आएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा एंजॉय ए मॉर्निंग राइड इन द ओपन। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि सी सेड टू हर रादर डू नॉट बाय मैंगोज, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नॉट टू बाय मैंगोज। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, डायरेक्शन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट योर एल्डर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। आप इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते आप अपने से बड़े की। अब ये आपका ये रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। तो इसमें आपको देखना सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और उनके आधार पर दिए तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तर्क के रूप से अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए। तो क्या दे रखा है? सभी गुलाबी फूल हैं। ये मान लीजिए ये सभी है, ये गुलाबी है, ठीक है, और ये सभी क्या है? फूल हो जाएंगे आपके। सभी फूल सुगंधित हैं, तो क्या हो जाएगा? सभी फूल आपके सुगंधित हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सुगंधित हो जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका आंसर निकल के आएगा, क्या आपका आंसर निकल के आएगा? तो आपका आंसर निकल के आपका आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा सभी निष्कर्ष पालन करते हैं। क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? देखिए फिर से देखते हैं इसके लिए। सभी गुलाबी हैं, ठीक है, ये गुलाबी है और ये क्या हो जाएंगे? सभी गुलाबी हो गए। क्या चीज़? फूल सभी गुलाबी हैं, तो ये आपके हो जाएंगे फूल हो जाएंगे। अब पूछा है सभी फूल सुगंधित हैं, तो सभी फूल यहीं से इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित ना हो। देखिए आपका हिप हॉप है, ये समूह से संबंधित नहीं है, यही आपका सही उत्तर होगा। ओरसी भी है, कथकली भी, भरतनाट्यम की चीज है, ये एक नृत्य है। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कोड में स्टेयर को क्या लिखा गया है? ये कोड दिया गया है, स्टेयर को लिखा जाता है। तो वर्ल्ड के लिए किस कोड को आप लिखेंगे? तो कमेंट करके जरा आप लगाएं, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ जापान की क्या दे रखी है? यहाँ क्या दे रखा है? जापान दे रखा है। तो जापान की मुद्रा क्या होती है? येन होती है। और कोरिया की मुद्रा क्या होगी? तो कोरिया की मुद्रा आपको इसमें बताना, कोरिया की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? तो कमेंट करें आप लोग, कोरिया की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? तो आपका जवाब हो जाएगा कोरिया की मुद्रा आपकी हो जाएगी बान। क्या हो जाएगी? बान। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो राज्य पूछा गया है, तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब हो जाएगा मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आप फटाक से कहेंगे 21 मार्च को मनाया जाता है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब होना चाहिए इसमें फटाक से 2003 में हुई थी। अगला है कि भद्र वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होना चाहिए द हेग में स्थित है, जो कि आपका ये नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। इस तरह से अपनी एक श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपके कितने प्रश्न इस क्लास से ठीक हुए कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको इसी क्लास से पैट के पेपर में जो आपका आज कंडक्ट होने जा रहा है, तो उसमें आपके लिए 8 से 10 क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट आपके लिए पैट के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आज आपके लिए यहाँ पर यही प्लेटफार्म पर आपके लिए बिल्कुल सटीक एनालिसिस आपके लिए करवाया जाएगा, वो भी कम समय में। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पेपर दीजिए और अपना स्कोर अच्छे से लाइए। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में अब एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।